परफेक्ट मर्डर वो होता है जिसमें हत्या का कोई भी सबूत या गवाह न हो। लेकिन आज की कहानी में किया गया मर्डर इतना परफेक्ट था कि जज के सामने अदालत में हत्या होती है और फिर भी किसी हत्यारों को कोई सजा नहीं मिल पाती। और आज की कहानी के अंत तक आप में से अधिकतर लोगों की संवेदनाएं हत्या हुए व्यक्ति से ज्यादा हत्यारों के प्रति होगी। नागपुर में कस्तूरबा नगर के एक घर में एक महिला और उनका पति आराम से सो रहे थे। तभी सुबह करीब 4 बजे दरवाजे पर दस्तक होती है। इतनी रात में दरवाजे पर हुए दस्तक से दोनों पति पत्नी घबरा जाते हैं। पति घर के अंदर से ही आवाज लगाकर पूछता है कि कौन है। तब बाहर खड़ा व्यक्ति जवाब देता है कि वो एक पुलिस वाला है। जैसे ही महिला के पति ने यह सुनकर दरवाजा खोला, दरवाजे पर खड़े व्यक्ति ने उस पर धावा बोल दिया। उसने अंदर घुसते ही महिला के पति पर चाकू से वार किया जो कि उसके पति की जांघ में लगी और वहां से खून का फौहारा निकलने लगा। फिर इस आदमी ने उसे बाथरूम में बंद कर दिया और उसकी महिला को बालों से खींचकर अपने साथ एक सुनसान जगह ले गया, जहां उसने महिला को बंधक बनाकर उसके साथ बलात्कार किया। और इसके कुछ घंटों बाद सुबह होने पर उसने महिला को छोड़ दिया। रोती बिलखती वो महिला अपने घर आती है और जब घर पहुंचती है तो उसके घर के बाहर पूरे मोहल्ले के लोगों की भीड़ खड़ी रहती है। इस भीड़ में खड़े हर एक इंसान को पता था कि उसके साथ क्या हुआ था और ये सब किसने किया था, क्योंकि ऐसा कस्तूरबा नगर में पहली बार नहीं हुआ था। यहां हर दूसरे घर की महिला का बलात्कार हुआ था और इसे अंजाम देने वाला इंसान था भरत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव। अक्कू यादव का जन्म 1971 के आसपास ही महाराष्ट्र के नागपुर के एक बाहरी इलाके में हुआ था। उस इलाके को कस्तूरबा नगर झुग्गी के नाम से लोग जानते थे। भरत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव के 2 भाई और थे। एक नाम था संतोष और दूसरे का युवराज। उसका परिवार वहीं रहकर छोटा मोटा धंधा करता था, लेकिन धंधा ऐसा जिसका ताल्लुक जुर्म की दुनिया से था। उस समय इस झुग्गी बस्ती में एक गिरोह सक्रिय था और युवावस्था में पहुंचते ही अक्कू भी इस गिरोह के साथ जुड़ गया और जुर्म की दुनिया में अपना कदम रखा। 90 के दशक के अंत तक अक्कू यादव पूरे कस्तूरबा नगर स्लम इलाके में आतंक का दूसरा नाम बन गया था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पहली बार उसका नाम साल 1991 में सामने आया था। तब उसके खिलाफ गैंगरेप में शामिल होने के इल्जाम लगे थे और इसी मामले ने उसे कुख्यात बना दिया। इसके बाद अक्कू ने अपराध की दुनिया में पलटकर पीछे नहीं देखा। इसके बाद उसका गैंग स्लम इलाके में चलने वाले धंधों की एवज में रंगदारी वसूल करने लगा था। यही नहीं, वो अवैध कब्जे और हमलों में भी शामिल होने लगा था। जब कोई उसका विरोध करता था या उसके खिलाफ पुलिस के पास जाने की कोशिश करता था, तो तब वो उस शख्स को धमकी देने या उसके ऊपर हमला करने से भी गुरेज नहीं करता था। अक्कू यादव के खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके थे और वो 14 बार गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ रेप, हत्या, डकैती, जबरन वसूली, घर पर हमला, हमले की धमकी जैसे संगीन मामले दर्ज किए गए थे। यादव को पहली बार 1999 में गिरफ्तार किया गया था और महाराष्ट्र निवारक निरोध कानून के तहत 1 साल के लिए हिरासत में भी लिया गया था, लेकिन साल 2000 में यादव की हिरासत का आदेश रद्द कर दिया गया था। जनवरी 2004 में बॉम्बे पुलिस अधिनियम उनके तहत यादव को नागपुर शहर और ग्रामीण इलाकों में जाने से प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन अक्कू यादव ने अपनी आदत के अनुरूप इसका पालन नहीं किया और कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद वो कस्तूरबा नगर में ही रहता था। अक्कू यादव इतना शातिर था कि उसने पुलिस वालों के साथ मिलकर भी अपराध किए। वो पुलिस वालों को खूब खिलाता पिलाता और उन पर पैसा खर्च करता था। उन्हें रिश्वत के तौर पर मोटी रकम दिया करता था, जिसकी वजह से पुलिस भी इसके अपराधों को अनदेखा करती थी। इसी वजह से वो बेखौफ होकर अपने इलाके में जुर्म किया करता था। कई मामले तो ऐसे भी थे जिनमें पुलिस वाले उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसका साथ दिया करते थे, और जब कोई महिला कभी हिम्मत करके पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखने पहुंच भी जाती थी तो पुलिस वाले उल्टा उन्हें ही चरित्रहीन बताकर थाने से भगा देते थे।
इसके साथ ही वो अक्कू को रिपोर्ट लिखाने आई महिलाओं के बारे में बता देते थे, और जिसके बाद अक्कू उनके पूरे परिवार का जीना हराम कर देता था। उसके गैंग के गुर्गे लोगों में खौफ पैदा करने के लिए उसकी सच्ची झूठी कहानियां इलाके में फैलाया करते थे। उसकी करतूतों का बखान करते थे ताकि कोई भी उसके खिलाफ खड़ा होने का साहस न जुटा पाए। अक्कू यादव जब जुर्म की दुनिया में नाम कमा रहा था, तभी उसके सिर पर हवस का ऐसा जुनून सवार हुआ कि वो अपराधी से एक वहशी दरिंदा बन बैठा। उसका शिकार बनने वाली महिलाओं में 10 साल की बच्ची से लेकर एक बुजुर्ग महिला तक शामिल थी। उसका खौफ इतना था कि जब वो भी इलाके में निकलता था तो महिलाएं घरों में छिप जाती थीं और अपनी बच्चियों को भी छिपा लेती थीं। उसकी आदत थी कि अगर उसे कोई महिला या लड़की पसंद आ जाए तो वो उसे हर हाल में अपना शिकार बनाने की कवायद में जुट जाता था। और एक बार अगर कोई महिला उसके चंगुल में फंस जाती थी तो पहले वो बेरहमी से उसकी इज्जत लूटता था, और फिर हवस मिट जाने के बाद अगर उसका मूड ठीक रहा तो वो उन्हें जाने देता था, अन्यथा उनका बड़ी बेरहमी से तड़पा तड़पाकर कत्ल कर देता था। वो तेजधार चाकू या उसके जैसे किसी हथियार से अपने शिकार के जिस्म को गोद कर छलनी कर देता था। वो तब तक अपने शिकार पर वार करता था जब तक उसका जिस्म ठंडा न पड़ जाए। जहां वो वारदात को अंजाम दिया करता था, वहां हर तरफ बिखरा खून और मुर्दा जिस्म उसकी दरिंदगी की गवाही देते थे। अक्कू यादव ने इतनी महिलाओं के साथ रेप किया था कि कस्तूरबा नगर झुग्गी बस्ती के हर दूसरे घर में एक रेप पीड़िता थी। लोग उसे कस्तूरबा नगर का गब्बर सिंह भी कहते थे। कभी वो किसी की मोटरसाइकिल छीन लेता था तो कभी किसी का मोबाइल फोन। अक्कू यादव के जुर्म की कहानी इतनी घिनौनी और क्रूर है कि उनको बता पाना मुश्किल है। अक्कू यादव ने वहां रहने वाली अंजनाबाई बोरकर की बेटी आशाबाई का उसकी 16 वर्षीय पोती के सामने कत्ल कर दिया था। अक्कू ने उसकी बालियों के लिए, उसके कान और अंगूठियों के लिए उसकी अंगुलियों को काट दिया था। अक्कू यादव ने एक बार शादी के तुरंत बाद एक महिला को अगवा कर लिया था और उसके साथ बलात्कार किया था। उस वहशी दरिंदे ने आशो भगत नाम की एक महिला के स्तन काटकर उसे उसकी बेटी और पड़ोसियों के सामने तड़पाया था और फिर सरेआम उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर उसे दर्दनाक मौत दी थी। अक्कू यादव और उसके गैंग ने कलमा नाम की एक महिला को उसकी डिलीवरी के महज 10 दिन बाद गैंगरेप का शिकार बनाया था। इसके बाद कलमा ने खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा ली थी। भरत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव के एक पड़ोसी अविनाश तिवारी ने गैंगस्टर अक्कू यादव के खिलाफ पुलिस को रिपोर्ट करने की योजना बनाई थी, मगर वो ऐसा नहीं कर सका। इससे पहले ही अक्कू यादव ने उसकी हत्या कर दी थी। और इसी बीच इस कहानी में एंट्री होती है उषा नारायणे की। उषा का जन्म भी इसी कस्तूरबा नगर की झुग्गियों में हुआ था, लेकिन जहां इस झुग्गी बस्ती में औरतों को शिक्षा न के बराबर थी, उषा ने होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया था और एक कॉल सेंटर में काम करती थी। उषा ने बड़े होते हुए अक्कू के आतंक को करीब से देखा था, जो कि बढ़ता ही जा रहा था। तो फिर एक दिन उषा ने भरत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव और उसके गैंग के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया। उस महिला ने इलाके के लोगों को अक्कू गैंग के खिलाफ जागरूक करने की कोशिश की। अक्कू की दबंगई को लेकर इलाके के मर्द भले ही डर से खामोश रहते हों, लेकिन वहां की औरतों के बीच उसके गुनाहों को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। लोग धीरे धीरे उषा नारायण की बातों से प्रभावित हुए और अपने दिल से डर निकालकर उन सब ने गैंगस्टर अक्कू यादव के खिलाफ मसाल उठा ली। लेकिन उषा के इस कदम से अक्कू नाराज हो गया। CHRI की रिपोर्ट के अनुसार यादव अपने 40 साथियों के साथ उषा के घर पहुंचा और एसिड की एक बोतल हाथ में लेकर दरवाजे से चिल्लाया कि अगर वह शिकायत वापस ले लेती है और अभी तुरंत दरवाजा खोल देती है तो वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नारायण ने अपना दरवाजा हर तरफ से बंद कर दिया और आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। इस बीच अक्कू ने दरवाजा पीटना जारी रखा और उसे धमकी देते हुए कहा,
मैं तुम्हारे चेहरे पर तेजाब फेंक दूंगा और तुम और शिकायत दर्ज करने की स्थिति में नहीं रहोगी। अगर हम कभी तुमसे मिले तो तुम्हें पता नहीं हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। सामूहिक बलात्कार कुछ नहीं है। तुम सोच भी नहीं सकती कि हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। यादव फिर चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि वह कैसे उसके साथ बलात्कार करेगा, उसे तेजाब से जलाएगा और उसकी हत्या कर देगा। अक्कू और उसके लोगों ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। जवाब में नारायण ने गैस का एक सिलेंडर चालू किया जिसे वो खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करती थी और हाथ में एक माचिस पकड़ ली। उसने चेतावनी दी कि अगर वे घर में घुसे तो वह माचिस जलाकर खुद को और उन सभी को उड़ा देगी। अपराधियों को गैस की गंध महसूस हुई और उन्हें ये डर लगा कि नारायण शायद सच में ऐसा न कर दे। वे उसे बाद में देख लेने की धमकी देते हुए वापस चले गए। उषा ने अपनी बहनोई विलास भांडे के साथ 4 अगस्त 2004 को एक मीटिंग बुलाई थी ताकि बस्ती के सभी लोगों को यादव के अत्याचारों और उससे लड़ने के बारे में बताया जा सके। 2 दिन बाद भांडे ने 96 निवासियों से सिग्नेचर लेकर पुलिस को एक सामूहिक शिकायत भेजी जिसमें कहा गया कि 7 महीने पहले क्षेत्र से दूर जाने का आदेश दिए जाने के बावजूद यादव बस्ती में ही रह रहा है और सरेआम अपराध भी कर रहा है। शिकायत में ये बताया गया था कि यादव पुलिस की निगरानी में भी सक्रिय रूप से आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता रहा। इसी बीच 4 अगस्त को ही बस्ती के लोगों ने यादव के घर पर हमला कर दिया। अक्कू को झुग्गी वालों से इतने हिम्मत की उम्मीद नहीं थी। लोगों का गुस्सा और भीड़ का आक्रोश देखकर अक्कू यादव वहां से अपने गिरोह के साथ भाग निकला, लेकिन भीड़ ने उसके घर को आग लगा दी। अक्कू यादव ये सब देखकर फौरन इलाकाई पुलिस की तरफ मदद मांगने के लिए भागा। 7 अगस्त 2004 को यादव पुलिस हिरासत में था। यादव को अपने कनेक्शन पर भरोसा था कि जैसे ही चीजें शांत हो जाएंगी वो जमानत पर बाहर निकल आएगा। वो 13 अगस्त का दिन था। उस दिन उसकी अदालत में पेशी होनी थी। पुलिस भारी सुरक्षा के बीच उसे नागपुर की जिला अदालत में लेकर आ रही थी। कोर्ट नंबर 7 में आरोपी की पेशी होनी थी। यह बात पूरे शहर की महिलाओं को पता थी, इसलिए उस दिन कोर्ट परिसर महिलाओं से खचाखच भरा हुआ था। पुलिस भारी भीड़ के बीच उस दरिंदे को लेकर अदालत में पहुंची। सुनवाई अभी शुरू भी नहीं हुई थी कि आसपास के इलाकों में ये खबर फैल गई कि अदालत अक्कू यादव को जमानत दे सकती है। हालांकि पुलिस ने उसे तब तक हिरासत में रखने की योजना बनाई थी जब तक कि सभी शांत नहीं हो जाते। लेकिन इस अफवाह के फैलते ही कस्तूरबा नगर की सैकड़ों महिलाओं ने अदालत परिसर के अंदर घुसना शुरू कर दिया और देखते ही देखते कई महिलाएं कोर्ट रूम में भी आ गईं और सामने वाली सीटों पर बैठ गईं। दोपहर 2:30 से 3 बजे के बीच यादव अदालत में लाया जाता है। अदालत में आते ही यादव की नजर एक महिला पर पड़ी। ये वही महिला थी जिसका यादव ने रेप किया था। महिला पर नजर पड़ते ही यादव ने उस महिला का मजाक उड़ाया, उसे वेश्या कहकर बुलाया और चिल्लाया कि वह फिर से उसका बलात्कार करेगा। अगले ही पल सामने वाली एक महिला ने अपने पैर से चप्पल निकाला और यादव के सिर पर दे मारा। उसने यादव से कहा कि या तो वह उसे मार डालेगी या खुद मर जाएगी। उसने चिल्लाते हुए कहा, हम दोनों इस धरती पर एक साथ नहीं रह सकते। इस धरती पर या तो तू रहेगा या मैं रहूंगी। उस महिला के ये सब चिल्लाते ही देखते यादव पर 200 से 400 महिलाओं की पूरी भीड़ टूट पड़ती है और अक्कू यादव को चारों तरफ से घेर कोर्ट रूम में ही पीटना शुरू कर देती है। इन महिलाओं ने अपने कपड़ा में छुपाकर मिर्च पाउडर, पत्थर, सब्जी काटने वाले चाकू और स्क्रू ड्राइवर जैसी चीजें रखी हुई थीं और इन सब से उन्होंने यादव के ऊपर हमला करना शुरू किया। वो महिलाओं की भीड़ के बीच नजर भी नहीं आ रहा था। अदालत में ये मंजर देखकर जज साहब भी खौफजदा हो गए। अक्कू पर कम से कम 70 बार चाकू से वार किया जाता है और उसके चेहरे पर मिर्च पाउडर और पत्थर फेंके गए। मिर्च पाउडर को उन पुलिस अधिकारियों के चेहरे पर भी फेंक दिया गया था जो उसकी सुरक्षा में थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक पीड़िता ने यादव के प्राइवेट पार्ट को काटकर उसके शरीर से अलग कर दिया। उग्र महिलाओं को देखकर पुलिसकर्मी भी घटनास्थल से डरकर भाग गए।
जब यादव की पीट पीट कर हत्या की जा रही थी तो वह डर गया और चिल्लाया, मुझे माफ कर दो, मैं इसे फिर से नहीं करूंगा। महिलाओं ने तब तक चारों तरफ से यादव को घेर लिया था और लगातार चारों ओर से चाकू का वार जारी था। घेरा बनाए ये महिलाएं बारी बारी से कम एक बार यादव को चाकू से मार रही थीं। अदालत के फर्श और दीवारों पर उसका खून बिखरा हुआ था। कुछ देर बाद अक्कू की आवाज आनी बंद हो गई थी। पुलिस ने अदालत को चारों तरफ से घेर रखा था। मौके पर करीब 400 महिलाएं मौजूद थीं। अदालत में बने विटनेस बॉक्स के पास एक आदमी खून से लहूलुहान हालत में पड़ा था, जिसकी सांसें थम चुकी थीं और जिस्म ठंडा पड़ चुका था। खून से उसके सफेद बाल भी लाल हो चुके थे। अदालत में अक्कू का कत्ल हो चुका था। यादव उस समय 32 साल का था और 1 दशक से ज्यादा समय से अपराध कर रहा था। यादव का 1 दशक का अपराध उस दिन 15 मिनट में खत्म कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पता चला कि यादव के शरीर पर 74 बार चाकू से हमला किया गया था। वहां मौजूद सभी महिलाओं ने जज से कहा कि उन सब ने मिलकर वहशी दरिंदे अक्कू को मारा है और अब उन्हें गिरफ्तार कर लें। क्योंकि सभी महिलाओं ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी, तो पुलिस ने कुछ महिलाओं को मौका-ए वारदात से गिरफ्तार कर लिया था। बता दें कि यादव पर हमला करने वाली सभी महिलाएं कस्तूरबा नगर की रहने वाली थीं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं का कहना था कि हत्या अनियोजित थी। हम में से किसी ने यादव की हत्या करने की प्लानिंग नहीं की थी। हम बस ये चाहते थे कि वो रिहा न हो। हत्या के बाद महिलाएं कस्तूरबा नगर लौट आईं और पुरुषों को बताया कि उन्होंने यादव की हत्या कर दी है। सड़कों पर संगीत और नृत्य के साथ झुग्गी झोपड़ी में जश्न मनाया गया। 5 महिलाओं को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन शहर में प्रदर्शनों के बाद उन्हें रिहा करना पड़ा। इसके बाद बुजुर्ग महिलाओं सहित 21 लोगों को जरीपटका पुलिस ने हत्या और दंगा फैलाने के मामले में गिरफ्तार किया। इलाके में रहने वाली हर महिला ने लिंचिंग की जिम्मेदारी ली थी और इन 21 लोगों पर, जिनमें उषा नारायणे और उनके बहनोई भी थे, इन पर अक्कू की हत्या का मुकदमा चला। हालांकि कस्तूरबा नगर की हर महिला ने अक्कू के हत्या की जिम्मेदारी ली और कोर्ट को उन पर मुकदमा चलाने को बोला, लेकिन इस मामले में कुछ भी साफ न होने के चलते कि हत्या किसने की है, क्योंकि हर कोई बोल रहा था कि उन्होंने ही हत्या की है और साथ ही जिनको पुलिस ने आरोपी बनाया था उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाने के चलते अंततः 2014 में कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया और इस केस को बंद कर दिया। आपको क्या लगता है कि कस्तूरबा नगर की महिलाओं द्वारा अक्कू की गई हत्या सही थी, या उन्हें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था और कानूनी लड़ाई के तहत उसे सजा दिलवानी थी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह की रोचक वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।